24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज आया भारत में अपना सामान बेचने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि जो कंपनी यहाँ नमक, आटा, तेल और मसाले ये बेचने का उसने लाइसेंस मांगा था जहांगीर से। सूरत से फिर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और पूरे देश में छोटी छोटी पहले वस्तुएं बेची। उसके बाद कि हमको थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी गार्ड, हमको फिर थोड़ी सी सेना रखने की अनुमति दो। ऐसे कर कर के बड़ी 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 होती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दिन पूरा देश को या आधे देश पर तो कम से कम कब्जा कर लिया। काफ़ी लोगों के साथ संधियां कर ली। थोड़ा सा भूभाग बचा था, इसलिए एक पक्ष है कि भारत कभी पूरी तरह से गुलाम नहीं, पूर्ण पराधीन नहीं रहा, पूर्ण गुलाम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देश के अधिकांश भूभाग पर जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया उसकी जर्नी आज बताने और सुनने का दिन है। और इसके लिए हमारे आदरणीय राकेश भाई जी जो काफ़ी प्रामाणिकता से चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी भी मेरे साथ हैं, तो हमने सोचा कि आज इस अवसर पर बात कही जाएगी तो दूर तक जाएगी, समझ में भी आएगी। मैंने कई बार कहा है 15 अगस्त 26 जनवरी को जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, आज़ादी के देश पर वीर शहीद होने वाले, कुर्बान होने वाले वीर वीरांगनाओं की हम बात करते हैं, शहीदों की, तो वो बात सीधी हमारे भीतर उतरती है। रामनवमी को भगवान राम का रामत्व, जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का कृष्णत्व, योगत्व, शिवरात्रि को शिवत्व अपने आप घटित होता है। ये काल का भी प्रवाह, ये पूरा जीवन तो काल चक्र, जीवन चक्र, सृष्टि चक्र, इसमें एक प्रवाह है। तो आज 3 बातें कह करके मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर भाई राकेश जी आपको इसमें थोड़ा विस्तार से इसका मूल्यांकन और विश्लेषण भी करेंगे कि जो कंपनी एक जिसको कहते हैं कि गांव की भाषा में बोले तो एक बहुत तुच्छ सा जिसका कोई अस्तित्व था अपने यहाँ, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे तो हजारों लोग थे, हजारों व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने पूरा एक जो चक्रव्यूह और षड्यंत्र बनाया उसमें कैसे देश को फंसाया ये समझने की जरूरत है। और आज ईस्ट इंडिया जैसी हजारों कंपनियां अभी भी हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विसेज से लेकर के हेल्थ से लेकर के, और बस राजनीति में अभी किसी को यहाँ एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनने का अधिकार नहीं है, बस इतना सा। ये तो अमेरिका में भी है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो है मूल नागरिक ही बन सकता है, बाहर का नहीं बन सकता। ये एलन मस्क बाहर से आया हुआ है, तो ट्रम्प कहता है इसको निकालूंगा। ये तो अब वो इस लेवल पर बात चलती है। तो छोटी छोटी बातों की बड़ी महिमा होती है। एलन मस्क चाहे कितना ही धनवान हो, लेकिन वो वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता कभी। ये एक वहां का जो मूल नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है। खैर, तो अलग अलग चीजें हैं। मैं प्रसंग को इस रूप में कहना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब एकदम से दरिद्र हालात में थी, उसका कोई वजूद नहीं था। और एक समय कितने जहाज, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के भर के लूट के लेकर के गए ईस्ट इंडिया कंपनी। और उससे जुड़े हुए करीब 10 ही लोगों का ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, कितना 64.82 ट्रिलियन डॉलर जी, हाँ, उससे लेकर 100 ट्रिलियन डॉलर तक। फिर वो दूसरे जो मिलकर के वो तो मात्र जो है 130 वर्ष की बात है, 200-250 का कुल तो 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट है अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ जुड़े हुए कुछ स्वनिंदी जो लोग थे, उन्हीं का लूट का जो पूरा आंकड़ा है वो इतना बड़ा है। यहाँ कोई हमसे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए लूट ले तो हम तो उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम अभी जो उन्होंने लूट की, देश को गुलामी में धकेला, केवल ये आर्थिक गुलामी नहीं, आर्थिक लूट ही नहीं, इसके बाद में शिक्षा की गुलामी 1835 में मैकाले के द्वारा, फिर ये चिकित्सा की गुलामी, इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत उसको भूल करके हम अब जहर खा रहे हैं।
माने दवाओं के नाम पर जहर, फिर अभी तो डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर का नाम होम केयर, सब जगह जहर 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 इतना। तो ये जो पूरा शिक्षा की गुलामी, पूरी चिकित्सा की गुलामी, पूरी वैचारिक गुलामी, इस सारी सांस्कृतिक गुलामी, इसके मूल में आर्थिक गुलामी। तो ये इसको समझने की आवश्यकता है। और आज भी यदि कोई भी अमेरिका से लेकर के यूरोप के किसी देश से लेकर के, चाहे चाइना की और रसिया की, कोई भी दुनिया के देश की बात, यदि भारत अपने बूते पर मजबूत नहीं होगा, भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी, भारत की ग्रोथ रेट ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो पूरी दुनिया में तो भावतोल होता है। आपकी हैसियत आंकी जाती है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या है, आप किस क्षेत्र में कितना डोमिनेट करते हैं, कितना प्रभाव रखते हैं, कितनी दखल रखते हैं, सारा तो पावर गेम है। तो सबसे बड़ी पावर इकोनॉमिक पावर होती है, उसके पीछे पॉलिटिकल पावर है, उसके पीछे अब जिसके पास पैसा कहते हैं वो कुछ भी कर सकता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक पावर होता है, फिर वो हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, फिर एटम बम, फिर जहाँ अर्थ शक्ति होगी वहाँ ज्ञान शक्ति भी होगी, वहाँ सैन्य शक्ति भी होगी, फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, सारी चीजें उसके पीछे, माने सारी चीजों का मूल्यांकन जो है वो पैसे में किया जाता है। हर चीज का मूल्यांकन पैसे में हो रहा है। पारमार्थिक दृष्टि से धर्म बहुत बड़ा तत्व है, इसलिए भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सिद्धांत है, वो तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ है, लेकिन धर्म भी जो अर्थ से चलता है, अर्थस्य मूलम राज्य भी एक व्यवस्था है। तो आज ये समझने की जरूरत है और आज इस संकल्प की जरूरत है कि हमें 100% बाइकाट, 100% बहिष्कार क्यों करना है इन विदेशी कंपनियों का, किस तरह से उन्होंने देश को तबाह किया, भारत को इतना दरिद्र, इतना कमजोर आखिर कैसे उन्होंने बनाया। तो ये सारी चीजों को समझेंगे तो मैं आश्वस्त हूँ आप भी स्वदेशी के व्रत से दृढ़तापूर्वक ऐसे जुड़ेंगे जिससे मैं जुड़ा हूँ। और इस व्रत को हमने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। ये व्रत क्या है, ये संकल्प क्या है, इसके पीछे की पूरी दृष्टि क्या है, ये सब आदरणीय भाई राकेश जी आपके अभिमुख उस पूरे तत्व को रख रहे हैं। तो राकेश जी आप इस पूरे विषय को विस्तार से रखो। और आज मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप एक दिन भी अब इसमें देर नहीं करनी, 100% दृढ़ता के साथ। देश के प्रधानमंत्री अब तो लगातार कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी अपनाना कोई हमारी जो है मजबूरी नहीं है, ये हमारी मजबूती के लिए। हम मजबूर कर सकते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भारत के सामने नतमस्तक होने के लिए, ये हमारा स्वाभिमान है। और इसके पीछे की जब हिस्ट्री आप सुनेंगे ना, तो आप कभी भी फिर इन विदेशी कंपनियों का सामान तो प्रयोग कर ही नहीं सकते। माने इन्होंने इतने पाप किए हैं, इन्होंने आर्थिक पाप किए हैं, सामाजिक पाप किए हैं, धार्मिक पाप किए हैं, राजनीतिक पाप किए हैं। और जितने भी अंग्रेजों से लेकर के, मुगलों से लेकर के, कितने हमारी माँ बहन बेटियों के साथ इन्होंने दुराचार व्यभिचार भी किए, कितनी क्रूरताएं बर्बरताएं की। आप ये सब सुन लेंगे ना, तो आप फिर कभी भी एमएनसीज के हमदर्द हो ही नहीं सकते। आप 100% इनका बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे। तो इसके पीछे की जो पूरी दर्द भरी जो कहानी है, वेदना है, एक बहुत ही शोषण भरा जो इतिहास है पूरा का पूरा, इसके पीछे जो क्रूरताएं हैं, इनकी बर्बरताएं हैं और पूरी लूट का जो पूरा का पूरा सिलसिला है, उसको सिलसिलेवार भाई राकेश जी रखा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज महर्षि दयानंद, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर और महात्मा गांधी के बाद, विनोबा भावे के बाद जिन्होंने स्वदेशी का विचार दिया, उस विचार को आज यदि कहीं धरातल पर उतारा है तो उसका लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योगपीठ है, जिन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उतारा और ये करके दिखाया कि मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देने वाले सबसे अच्छे, सबसे सस्ते उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक योगी हैं, एक योद्धा हैं, एक योद्धा सन्यासी हैं, एक सिद्ध महापुरुष हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को केवल जीवन नहीं बचाया है, बल्कि उनको जीवन को बदलने का काम भी किया है। भारत के अंदर जो आज़ादी के 77 सालों बाद भी जो भारत के अंदर आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की कमी रही, गौरव की कमी रही, उसको जगाने का काम भी पतंजलि योगपीठ परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। और आज का विषय इतने गौरव का विषय है जब हमें यह एहसास होगा
कि यदि $100 ट्रिलियन की लूट 200 सालों में भारत की हो सकती है तो हमारे पूर्वज कितने अमीर रहे होंगे, कितने समृद्धशाली रहे होंगे। इतनी तो लूट थी। कुल अर्थव्यवस्था तो मैं कहता हूँ भाई उन्होंने 25% लूटा होगा, 50% लूटा होगा, पूरा तो देश नहीं लूट सकते। तो कम से कम 200, 300 या 400 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था रही होगी। इतना समृद्ध देश, इतना खुशहाल देश, इतना परम वैभवशाली देश आखिर आज दरिद्रता की कगार पर क्यों पहुंचा और कैसे इसको स्वदेशी के रास्ते से फिर से हमें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, विकसित बनाना। और पतंजलि का तो जो पूरा ये जो पुरुषार्थ है वो सब परमार्थ के लिए। एक भी विदेशी कंपनी भारत में कोई एक गुरुकुल बनाया हो, कोई एक विश्वविद्यालय बनाया हो, कोई एक गौशाला बनाई हो, कोई एक गरीब की सेवा की हो, पतंजलि का तो 100% जो पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ है वो परमार्थ के लिए। तो ये भी एक फिलोसफी आपको बताएंगे कि पतंजलि के पास यदि ₹1 से लेकर के करोड़ रुपए तक कुछ भी बचत होती है, आप यदि पतंजलि का दंत कांति, केश कांति, साबुन कुछ भी आप खरीदे, घी, कोई भी प्रोडक्ट, औषधि ले रहे हैं, उससे जो भी कुछ बचा वो वापस भारत माता की, देश की सेवा में लग रहा है। देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, ये सिद्धांत में बताएंगे। लेकिन पहले इनकी लूट का पूरा सिलसिलेवार बता रहे आदरणीय भाई राकेश जी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा। पूज्य स्वामी जी महाराज से पहले कोई 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता था, कोई लूट की बात नहीं करता था। और जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि अर्थ की समृद्धि के अंदर सब कुछ मूल है, ऐसे ही अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हमारा भारत इतना गौरवशाली भारत रहा है, इतना गर्विला भारत रहा है कि यहाँ पर समृद्धि भारत के घर घर में, भारत के एक एक गांव में थी। भारत के अंदर कितनी समृद्धि थी इसका अंदाजा लगाने के लिए आप पिछले 2000 सालों में देखते हैं लगातार विदेशी हमलावर आते रहे। पहले यूनानी आए, अरबी आए, तुर्क आए, ईरानी आए, दुर्रानी आए, पठानी आए, अफगानी आए। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आए, मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद गोरी आए, कुतुबुद्दीन ऐकब आए, अलाउद्दीन खिजली से लेकर बख्तियार खिजली आए, नादिर शाह आए, चंगेज खान, तैमूर लंग आए, मोहम्मद तुगलक से लेकर अलग अलग सैयद वंश के, गुलाम वंश के, बाबर, हुमायूं, अकबर, अहमद शाह अब्दाली से लेकर सब लोग हमें भारत के अंदर आते रहे। क्यों आते थे? क्योंकि भारत पूरी दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था। भारत के अंदर पहले तो मुगल, ईरानी, दुर्रानी, पठानी, अफगानी आते रहे। और जब भारत के बारे में पुर्तगालियों ने एक पुस्तक पढ़ी कि भारत के अंदर एक हमलावर मोहम्मद गजनवी के नाम से 17 बार भारत को लूटने के लिए आता रहा और 17 बार उसने जब जब आक्रमण किए तो हर बार वो इतना धन संपत्ति लेकर जाता था कि उसके देश में कई सालों तक टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब पुर्तगालियों ने यह देखा कि ब्राजील और पेरू की खानों से भी ज्यादा सोना यदि कहीं है तो वो भारत के अंदर है, तो पुर्तगालियों ने ये महसूस किया कि हमें भारत को लूटने के लिए जाना है। तो पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, फिर हॉलैंड वाले डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों की एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस प्रकार से कहा कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पाप किस प्रकार से हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनियां किस प्रकार से किसी भी देश के केवल आर्थिक नुकसान नहीं करती बल्कि उसका सांस्कृतिक पतन भी करती हैं, उसके अंदर गरीबी से लेकर विषमताओं की खाई बढ़ाती हैं और उसकी संस्कृति को तोड़कर, उसकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़कर, न्याय व्यवस्था को तोड़कर, कृषि व्यवस्था को तोड़कर, अर्थव्यवस्था को तोड़कर, उसके हेल्थ के, एजुकेशन के सारे सिस्टम को तोड़कर उसको नष्ट करने का काम करती हैं। विल डुरन नाम का एक इतिहासकार हुआ है, उसने 1930 में द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में ये लिखा है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पाप कितने हैं वो लिखता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी है ये कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत जो एक महान सभ्यता थी उसके आक्रमण और उसके ऊपर आक्रमण करके विनाश की कहानी है। वह लिखते हैं कि यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके पास कोई अंतरात्मा नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई सिद्धांत नहीं थी, कोई मर्यादा नहीं था, कोई सलीका नहीं था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ये लोग लालच, कमजोर देश को, एक समृद्ध संस्कारी देश को अपनी तलवार व बंदूक के बल पर कुचल कर, रिश्वतखोरी करके, हत्या करके, चोरी करके, कब्जा करके, लूटमार करके जो कहानी बनती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी है। ये उन्हीं का एक अंग्रेज विल डुरंट लिखता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुकसान क्या क्या हुए देखिए। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में आती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान करती है। मैथ्यू वाइट नाम का
एक इतिहासकार हुआ है, अमेरिकी इतिहासकार हैं, द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस दुनिया के 100 सबसे भयंकर जो युद्ध हुए, जो रक्तपात हुए, उनको यदि हम देखें, उनमें जितनी जाने गई उससे ज्यादा जाने ब्रिटिश दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया, उस दौर में 200 सालों के अकालों में गई हैं। 2,66,00,000 से अधिक भारतीयों की जान केवल और केवल ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी के आक्रमण के कारण, एक कंपनी के एक समृद्ध देश में आने के कारण गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी कंपनी का कितना नुकसान हो सकता है, ये हमें मैथ्यू वाइट की स्टेटमेंट से मिल जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आज के दिन भारत के अंदर आई थी। आज के दिन जब भारत के अंदर जब वो आई, तो आज के दिन सूरत में सबसे पहले पहुंची। सूरत में उन्होंने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री बनाई। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ द्वारा एक चार्टर दिया गया कि तुम भारत के अंदर जाकर कारोबार कर सकती हो। और ये कारोबार का चार्टर नहीं था, लाइसेंस नहीं था। उन्होंने ये भी हक दिया कि एक प्राइवेट कंपनी होने के साथ साथ आप एक सेना रख सकते हैं, आप अपना सिक्का छाप सकते हैं और जरूरत पड़े तो युद्ध और लूटमार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चार्टर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1908 में सबसे पहले आई, सबसे पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद जहांगीर से थॉमस रो नाम के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक राजदूत ने व्यापार का लाइसेंस लिया। उनको व्यापार का लाइसेंस मिला। 1757 में जब उन्होंने देखा कि केवल व्यापार के दम पर हम भारत के अंदर जो सोना चांदी है उसको नहीं लूट सकते, भारत को अगर पूरी तरह से लूटना है तो यहां की व्यवस्था के अंदर, राजकार्य के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो 1757 में प्लासी की धोखाधड़ी हुई, उसको युद्ध नहीं कहा जा सकता। उस धोखाधड़ी में कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया और कंपनी ने बंगाल का पूरा राजकार्य अपने हाथ में ले लिया। 1764 से लेकर 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद पूरे भारत के ऊपर, बंगाल का पूरे भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना पहला कारोबार किया तो आप देखिए उस समय भारत से और एशिया से जब कारोबार करते थे तो मुनाफा किस प्रकार से होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना पहला कारोबार किया तो उसको 300% का मुनाफा हुआ। देखिए, भारत के बारे में कई इतिहासकारों ने कहा है कि भारत ऐसा गड्ढा है जहां से पूरी दुनिया का सोना चांदी बह बहकर उस गड्ढे के अंदर आता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी बड़ी थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप समझेंगे कि ये धूर्तता कितनी हो सकती है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां किस स्तर की धूर्तता कर सकती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो लंदन में केवल 35 कर्मचारी उसके पेरोल पर थे, केवल 35 कर्मचारी थे। एक लंदन की बिल्डिंग के एक कमरे में जिसमें केवल 5 खिड़कियां थी, उस खिड़की में उनका ऑफिस चलता था। और इस एक छोटी सी कंपनी ने अपनी धूर्तता के बल पर, लालच, रिश्वतखोरी और लूटमार के बल पर एक अमीर देश को कैसे गरीब बनाया। अब थॉमस रो जब इंग्लैंड के राजा का संदेश लेकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया तो जहांगीर के दरबार में आकर उसने जहांगीर से इजाजत मांगी कि हमें व्यापार करने का लाइसेंस दिया जाए। तो थॉमस रो उस समय जहांगीर के दरबार में क्या देखता है, आप उस घटना का विवरण देखिए जिसको थॉमस रो ने अपनी डायरी में लिखा है। वो कहता है कि जहांगीर का दरबार सजा हुआ है, सोने चांदी के सिंहासनों पर दरबारी बैठे हुए हैं। जहांगीर सोने चांदी के हीरे मोतियों से जड़े हुए सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और जहांगीर का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के ऊपर वो लिखता है कि जहांगीर का वजन के लगभग 250 पौंड है, अर्थात 100 किलो है। 100 किलो के जहांगीर को उस समय कई बार तोला जाता है। सबसे पहले जहांगीर को हीरे जवाहरातों से तोला जाता है। मलमल के, रेशम के बड़े बड़े कपड़ों के अंदर हीरे जवाहरात भरे हैं, उनसे तोला जाता है। फिर सोने से तोला जाता है, फिर चांदी के सिक्कों से तोला जाता है, फिर अलग अलग प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से तोला जाता है, फिर अनाज से तोला जाता है और उसके बाद वो सब गरीबों में बांट दिया जाता है। तो थॉमस रो अपनी डायरी में लिखता है कि जब जहांगीर को तोला जा रहा था और दरबारी कह रहे थे कि इनके अंदर सोना है, हीरे जवाहरात है, तो मुझे अपनी आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे सामने गरीबों के अंदर वो सब बांटा गया तो मेरी आंखें चौंधिया गई और मुझे यह एहसास हुआ कि भारत कितना अमीर देश है, भारत के अंदर कितनी संपत्ति है। हमें अगर यहां व्यापार का लाइसेंस मिलता है तो हम अपने ब्रिटेन की गरीबी को दूर कर सकते हैं। कर्नल स्मिथ नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है। 1746 में वह लिखता है कि यह जो मुगल साम्राज्य है यह सोने चांदी से लबालब भरा हुआ है।
अगर एक बार भी हमने यहां पर आक्रमण करके किसी एक राज्य को भी जीत लिया तो हमें इतना धन मिलेगा कि अपने ब्रिटेन में कई सालों तक हमें कोई टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्नल स्मिथ यह भी लिखता है कि बंगाल का जो नवाब है अलीवर्दी खान, उसके पास 3 करोड़ पाउंड का खजाना है तथा उसकी आमदनी सालाना 20 लाख पाउंड है, जो पूरे ब्रिटेन की आमदनी से भी ज्यादा थी। पुर्तगालियों ने जब भारत की संपत्ति के बारे में पढ़ा, और देखिए प्राचीन काल से भारत से सोने का, भारत से चीनी का, हल्दी का, दालचीनी का, काली मिर्च का, चावल का, जटामासी का, आलू का, तिल के तेल का, नीलमणियों का, चमड़े के उत्पादों का, अलग अलग प्रकार के धातुओं के उत्पादों का, ज्वेलरी का, यह कारोबार कारीगरी के उत्पादों का पूरी दुनिया के साथ होता था। भारत के व्यापारी एशिया के, पश्चिमी एशिया के रास्ते, भारत के व्यापारी तुर्की के रास्ते, यूरेशिया के रास्ते यूरोप के बाजारों में जाते थे। पुर्तगाल में, स्पेन में, जर्मनी में, ब्रिटेन में वो यहां से सामान लेकर जाते थे, और यहां से जब वो सामान लेकर जाते थे तो उनका जो सामान बिकता था उसके ऊपर, एक सामान के ऊपर 100-200 से लेकर 400-400% तक प्रॉफिट होता था। और उस समय देखिए यूरोप बहुत पिछड़ा हुआ यूरोप था, वहां पर शिक्षा का कोई स्तर नहीं था, वहां के लोगों का जीवन स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं था, वहां के लोग कच्चा मांस उबाल कर खाते थे, वहां के लोग सामान्य अपना खाना पीना लेते थे, ब्रेड खाते थे, आलू खाते थे। तो उस समय भारत के लोगों के पास दालचीनी थी, काली मिर्च थी, अलग अलग प्रकार के मसाले थे, और यूरोप में जब वो मसाले बिकने के लिए जाते थे तो उन मसालों की इतनी मांग होती थी कि तराजू के एक पलड़े पर वो मसाले रखे जाते थे और दूसरे पलड़े पर सोना चांदी हीरे जवाहरात भारत को मिलते थे। और उस समय यूरोप में ऐसी एक प्रथा चली कि यूरोप का जो कुलीन वर्ग था, जो अभिजात्य वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, वो ये गौरव मानता था कि यदि हम अपने भोजन में काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हम बहुत अमीर हैं। काली मिर्च और मसालों के प्रति दीवानगी कैसी थी कि यूरोप में कोई अमीर व्यक्ति, जैसे हम अपने घर में सोने चांदी के आर्टिकल अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाते हैं, तो उस समय यूरोप में लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में, जहां पर विजिटर्स आते हैं, मेहमान आते हैं, वहां पर कांच के मर्तबानों में, पारदर्शी मर्तबानों में काली मिर्च रखते थे और यह दिखाते थे लोगों को कि देखिए हमारी हैसियत ऐसी है कि हम भारत से आने वाली काली मिर्च कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब हम इतने अमीर हैं कि काली मिर्च खा सकते हैं। 14वीं शताब्दी में जब ओटोमन साम्राज्य का यूरोप के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब तुर्की का, अरब का, पश्चिमी एशिया का यह रास्ता बंद हो गया यूरोप का, तो उसके बाद मसालों की किल्लत हो गई, वहां पर भारत की चीजें पहुंचनी बंद हो गई। भारत का जो रेशम का कपड़ा, मलमल का कपड़ा जो वहां के अमीर पहनते थे, उस समय तक यूरोप के अंदर कपड़े बनाने की कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अमीर व्यक्ति भारत का कपड़ा पहनते थे। और भारत के कपड़े में कितनी क्वालिटी थी इसका अंदाजा आप लगाइए कि हमारी ढाका का जो रेशम होता था वो एक अंगूठी के अंदर से पूरे की पूरी साड़ी, पूरे का पूरा थान निकल जाता था। यूरोप का एक राजदूत एक बार भारत के अंदर आया, और जब भारत के अंदर आया तो वो वापिस अपने देश में गया तो नारियल लेकर गया। उसने अपने राजा को नारियल दिया, सूखा हुआ नारियल। उसके राजा ने कहा कि तुम भारत गए और मेरे लिए केवल नारियल लेकर आए, तो उसने कहा कि इसको खोल कर देखिए। और जब उस नारियल को खोला गया तो उसके अंदर पूरा कपड़े का एक थान निकला। इतना महीन कपड़ा होता था जिसको ये कहा जाता था कि यह हवा का कपड़ा है, मतलब हवा के अंदर तैरता है। इतना महीन कपड़ा बुना जाता था कि जिसको यदि शरीर के ऊपर पहन लिया जाए तो शरीर के अंदर कपड़ा पहना है कि शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं पहना, यह पता नहीं लगता था। उस समय यूरोप में लोग या तो बहुत मोटा कपड़ा, जैसे दरी का, जैसे कंबल का, जैसे पशुओं के बालों से बना हुआ कपड़ा है, पशु के बालों का जो धागा बनेगा वो कितना मोटा बनेगा आप अंदाजा लगा लीजिए, और उसका हम रेशम से कंपेयर करें तो कैसा कपड़ा बनेगा। तो भारत के अंदर इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी कि भारत का जब कपड़ा जाता था तो भारत के कपड़े के बदले में भी सोने चांदी हीरे जवाहरात भारत के अंदर आते थे। तो उस समय जब व्यापार बंद हो गया तो भारत के इससे जाने वाली काली मिर्च से लेकर सारी चीजें बहुत महंगी हो गई, और जब सारी चीजें बहुत महंगी हो गई तो यूरोप के अंदर उनकी किल्लत शुरू हो गई, और बहुत महंगे दामों में जब वो चीजें बिकने लगी तो वहां के पुर्तगाल से लेकर, हॉलैंड से लेकर, स्पेन से लेकर, ब्रिटेन से लेकर सारे देशों के अंदर यह होड़ मची कि हमें भारत का समुद्र का रास्ता खोजना है। क्योंकि अब एशिया के रास्ते तो हम जा नहीं सकते। तो जब उन्होंने इसकी खोज की तो उन्होंने ये पाया कि भारत के अंदर समुद्र का रास्ता खोजना बड़ा मुश्किल है। तो इसी यूरोप में एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल का एक राजा है हेनरी, राजा था हेनरी। उस हेनरी राजा ने अपने 40 साल भारत का रास्ता खोजने में लगाए। 40 सालों तक वो रास्ता नहीं खोज पाया। तो उसका बेटा था सैम मैनुअल,
जब सैम मैनुअल ने ये देखा कि भारत से व्यापार में हमारे पुर्तगाल की अमीरी दूर हो सकती है, तो उन्होंने अलग अलग अभियान चलाए, कई अभियान चलाए गए, सारे अभियान फेल हो गए। तो उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवाई कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नौसेना को चलाने वाला नाविक, ऐसा जहाजी जो भारत का रास्ता खोजेगा, उसके पूरे परिवार को कि 100-200 सालों तक जिम्मेदारी हमारी और उस पूरे परिवार का भरण पोषण हम करेंगे और जो व्यक्ति भारत का रास्ता खोजेगा उसको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। तो वास्को डी गामा नाम का एक जहाजी जो बहुत गरीब था वो तैयार हो गया कि मैं जाऊंगा। पुर्तगाल के राजा सैम मैनुअल ने उसको 4 जहाजों का बेड़ा दिया, 60 सालों तक खत्म नहीं हो इतना राशन दिया, उसको तोप दी, उसको तलवार दी, उसको भाले दी, उसको बंदूकें दी और उसको कहा कि तुम्हें भारत का रास्ता खोजकर ही वापस आना है। अगर तुम भारत का रास्ता खोजकर वापस नहीं आए तो तुम्हारा सिर कटवा देगा जाएगा। वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसके दल में 170 व्यक्ति थे, लेकिन वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया तो केवल 50 व्यक्ति जीवित बचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय समुद्री यात्रा कितनी जोखिम भरी थी। उस जोखिम भरी यात्रा का भी जोखिम उठाने के लिए यूरोप के लोग तैयार होते थे। वास्को डी गामा भारत आया, अलग जगह से धक्के खाता हुआ, उसने भारत का मार्ग तो नहीं ढूंढ पाया। भारत के एक गुजरात के व्यापारी के साथ लगकर वो भारत में कालीकट में पहुंचा। कालीकट का राजा उस समय झामोरिन था। जब वास्को डी गामा वहां पर आया तो झामोरिन से कहा कि हमारे राजा ने आपसे संपर्क करने के लिए कहा है और आपके लिए संदेश भेजा है। जब झामोरिन से वो मिलने के लिए गया तो जैसे कि राजकीय परंपरा होती है, झामोरिन के दरबार के एक दरबारी ने, वहां के द्वारपाल ने उससे पूछ लिया कि तुम दूसरे देश से आए हो, तुम हमारे राजा के लिए क्या लेकर आए हो। तो वास्को डी गामा ने कहा कि मैं यहां चीनी के, शहद के कुछ पीपे लेकर आया हूं, कुछ मूंगे की माला लेकर आया हूं, कुछ खाने के कुछ कटोरे लेकर आया हूं, कुछ चम्मच लेकर आया हूं। तो कालीकट के झामोरिन राजा के दरबारी ने क्या कहा, उसने कहा कि तुम ये जो चीजें लेकर आए हो, ये हमारे देश में हमारे राजा से जब कोई गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, कोई छोटे से छोटा व्यापारी मिलने के लिए जाता है तो भी ये चीजें उपहार में नहीं देता। ये चीजें उपहार देना भारत की संस्कृति और भारत की समृद्धि की तुलना में कहीं भी नहीं है। तो वास्को डी गामा को बहुत शर्म आई। उसने महसूस किया कि अब ये मैं सामान गिफ्ट में दूंगा तो हमारे पूरे देश की बेइज्जती होगी। तो उसने वो सामान अपने पास रखा, राजा के पास खाली हाथ गया और हाथ जोड़कर उसने कहा कि मैं पुर्तगाल के राजा का संदेश लेकर आया हूं। मैं क्योंकि जल्दबाजी में आया था, भारत का रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं थी, तो मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया। अगली बार मैं आऊंगा तो कुछ लेकर आऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की समृद्धि कितनी थी कि यूरोप के देश भारत का रास्ता खोजने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाते रहते थे। वास्को डी गामा एक बार आया, जब वापिस गया तो जाते हुए उसके पास 7 सोने चांदी के जहाज थे। दूसरी बार आया 4 साल बाद, तो दूसरी बार गया तो 14 सोने चांदी के जहाज थे। जब तीसरी बार आया तो 21 सोने चांदी के जहाज यहां से लूटकर लेकर गया और चौथी बार वो आ नहीं पाया क्योंकि उसकी डेथ हो गई, नहीं तो वो चौथी बार भी आया। और जब पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार शुरू किया तो पुर्तगालियों के व्यापार के बाद जब यूरोप के दूसरे देशों ने देखा, फ्रांसीसियों ने देखा, होलैंड के डचों ने देखा और अंग्रेजों ने देखा कि ये पुर्तगाल यूरोप का सबसे समृद्ध देश बनता जा रहा है, तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इसका कारण क्या है। तो वास्को डी गामा के साथ साथ उनको जब समुद्र का रास्ता भारत का पता लगा तो उन्होंने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत से व्यापार के नाम पर लूटमार करनी शुरू की। तो भारत कितना समृद्ध था, आप अंदाजा लगाइए कि भारत का रास्ता तक देखने के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते थे। आरसी दत्त नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, वो ये टिप्पणी करते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां या ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से नुकसान करती हैं। उसके बारे में वो कहते हैं कि तैमूर लंग, चंगेज खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी के आक्रमणकारियों के हमले से जो नहीं हुआ, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान अंग्रेजों के शासन से हुआ। वो लोग आए, वो लोग आकर लूट गए, लूट कर ले गए या यहां पर बस गए, लेकिन अंग्रेजों ने तो भारत की आत्मा को नष्ट करने का काम किया। केवल भारत को आर्थिक तौर पर नहीं लूटा, बल्कि भारत की संस्कृति को नष्ट करने का बड़ा पाप किया है। भारत कितना अमीर था, देखिए हमें कई बार यकीन नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हम तो गरीब रहे हैं, हम तो जाहिल रहे हैं, हमारे अंदर तो कभी कोई शिक्षा, कोई पढ़ाई नहीं रही, हमारा देश कभी भी अमीर नहीं रहा, कभी समृद्धि नहीं रही। जो विज्ञान टेक्नोलॉजी आई सब अंग्रेज लेकर आए, जितने नए आविष्कार हुए सब अंग्रेजों के यूरोप के अंदर हुए। भारत के अंदर किसी भी प्रकार से
कोई समृद्धि नहीं थी, भारत के अंदर केवल गरीबी थी, भारत के अंदर दरिद्रता थी, भारत कभी भी वैभवशाली नहीं रहा। तो ये हमारे मानसिकता की गुलामी में ये बैठा दिया गया है। इसकी जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता है। तो हमें सबसे पहले ये गौरव और स्वाभिमान करना है कि भारत कितना अमीर था। तो 1922 में, 2022 में, आज से 3 वर्ष पहले अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग हुई अटलांटिक काउंसिल की। उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में केवल 200 सालों में, अंग्रेजों ने भारत में केवल 200 सालों में 9.2 ट्रिलियन पाउंड अर्थात 45 ट्रिलियन डॉलर, जो आज के हिसाब से 4000 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है, वो की है। अब देखिए, कोई विदेश मंत्री किसी विदेशी धरती पर जाकर किसी इंटरनेशनल फोरम में कोई कच्ची बात नहीं कह सकता। यह उन्होंने उस समय कहा। उत्साह पटनायक एक बहुत बड़ी इतिहासकार है। हमें गर्व होगा कि हम भारत की कितनी महान विरासत रहे हैं। उत्साह पटनायक एक जो बड़ी इतिहासकार है, उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेस में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और उस रिसर्च पेपर में वो कहती हैं कि अंग्रेजों ने 1765 से लेकर 1938 तक केवल 173 सालों में 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की है। आज यदि डॉलर का रेट हम 87 रुपए भी माने तो ये लगभग 4000 लाख करोड़ रुपए की लूट है। और ये 4000 लाख करोड़ रुपए कितने हैं? आज भारत का एक साल का बजट केंद्र सरकार का 60, 65, 70 लाख करोड़ रुपए है। भारत के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का बजट 6-7 लाख करोड़ रुपए है। ये यदि 4 लाख करोड़ रुपए का एक हिस्सा भी भारत को डेवलपमेंट के लिए मिल जाए, आज जो आप पुल देख रहे हैं, जो भारत के अंदर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये केवल 10, 12, 15 लाख करोड़ रुपए में सारा बना हुआ है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। तो आप कल्पना कीजिए, आज आप यूरोप को देखते हैं, आज लंदन को देखते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, लंदन में चलने वाली ट्यूब को देखते हैं जो उन्होंने 120 साल पहले 1905-6 में बनाई थी। वो सारी लंदन की, यूरोप की जो अमीरी है, वो भारत के पैसे को लूटकर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। तो उत्साह पटनायक कहती हैं कि भारत से कम इन 173 सालों में 4000 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। ये 4000 लाख करोड़ रुपए कितने हैं? आज भारत के ऊपर लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हम इस 173 साल की लूट से 20 बार चुका सकते हैं। आज भारत के हर गांव को 6 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। भारत के हर जिले को कई 100 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये इतनी लूट भारत की हुई है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, आपने देखा होगा, इसकी रिपोर्ट की बड़ी चर्चा हुई थी। इसी साल जनवरी में इसकी रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने भारत के ऊपर जो अंग्रेजों की लूट है उसके बारे में डिटेल में कहा है। उन्होंने कहा है कि ये मेकर्स नहीं है। हमारे भारत में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लेकर हमारे हर भारतीय के मन में जो शिक्षा की गुलामी से एक बात बैठा दी गई है कि भारत के अंदर यदि रेल है, भारत के अंदर न्याय व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो ये केवल अंग्रेजों ने बनाए हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये मेकर्स नहीं है, ये टेकर्स हैं। ये हमें लूटने वाले हैं। और उसमें उन्होंने पूरे रेफरेंस के साथ ये डाटा दिए हैं कि आज भारत के अंदर जितनी गरीबी है, जितनी असमानता है, जितना जातिगत विद्वेष है, जितना मजहबी सांप्रदायिक विद्वेष है, जितना नक्सलवाद है, और गरीबी के कारण जो भारत की स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, उसके मूल में भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन है, भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, भारत के ऊपर विदेशी कंपनी का शासन है। ये उनके रेफरेंस के साथ है। आप चाहें तो इंटरनेट से ऑक्सफैम की आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट लगभग 100 पन्नों की है, लगभग 17-18 पन्नों की इसकी, ये लगभग 20-25 पन्नों की इसकी एक एग्जीक्यूटिव समरी है। आप इस समरी को पढ़ सकते हैं। आपको इसकी हिंदी वर्जन के अंदर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। आप उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर 100 ट्रिलियन डॉलर की लूट की है। 65 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर तो इन्होंने मोहर लगाई है और ये कहते हैं कि लगभग 100
ट्रिलियन डॉलर तक ये लूट हुई है। तो ये लूट कितनी बड़ी है, लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट यदि 200 सालों में हुई है, तो हमारे ऊपर तो लगातार पिछले 2000 सालों से 1200 सालों से विदेशी आक्रमण होते हुए हैं। तो हमारा भारत कितना अमीर होगा। ये भारत के अंदर आज जितनी समस्याएं हैं उनके मूल कारण में भारत की जो शिक्षा व्यवस्था को, भारत की न्याय व्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया गया, वो उसका मूल कारण है। अब ये जो आर्थिक लूट है इसको ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है, और ऑक्सफैम कहता है कि 1765 से लेकर 1947 तक ये 162 वर्षों का आंकड़ा देता है, और ये कहता है कि 65 ट्रिलियन डॉलर की ये लूट हुई है। अब ये जो लूट है, इस लूट के कितने बड़े नुकसान हुए हैं, वो कहते हैं कृषि से लेकर, किसानों से लेकर, गरीब आदमी से लेकर, आज जो अमीरी और गरीबी का अंतर है उसके मूल में यही है, आज जो कुपोषण है उसके मूल में यही है, आज जो पर्यावरण का असंतुलन है उसके मूल में यही है। और वो केवल भारत की बात नहीं करते, वो ये कहते हैं कि ये जो अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, हॉलैंड के डचों ने, स्पेन वालों ने पूरी दुनिया को जो उपनिवेश बनाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का साम्राज्य कभी अस्त नहीं होता, अफ्रीका से लेकर अलग अलग देशों के ऊपर जो अत्याचार किया, जो गुलामों का व्यापार किया, जो वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, वो कहते हैं कि आज जो पूरी दुनिया के अंदर गरीबी और असमानता है, पूरी दुनिया के अंदर जो आज दुख और तकलीफें हैं, उसका मूल कारण जो उपनिवेशवाद रहा है, जो अलग अलग देशों का दूसरे देशों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रहा है, वो रहा है। अब कई बार हमें यह अंदाजा नहीं होता कि ये 4000 लाख करोड़, ये 100 ट्रिलियन डॉलर, ये हमारे देश में था क्या? आज जितना बजट है उस बजट से कई सौ गुना ज्यादा हमारे देश के अंदर कैसे लूट कर ले जा सकते हैं। देखिए, हमारा देश इतना समृद्ध रहा है कि हमारे देश का जहाजरानी उद्योग पूरी दुनिया में सबसे उन्नत रहा है। हमारे देश के ऐसे जहाज थे, यूरोप के जहाज अगर 20 साल चलते थे तो भारत के जहाज 50 सालों तक चलते थे। भारत के कुटीर उद्योग इतने शक्तिशाली रहे हैं कि भारत के घरों में लोहा बनता था, भारत के घरों में दस्तकारी के आइटम बनते थे, भारत में जो वुड्स स्टील के नाम से, दसिम्क जो लोहे के नाम से, इस्पात के नाम से जिनके औजार बनते थे, जिनके हथियार बनते थे, वो जो लोहा बनता था उसकी कारीगरी कहीं भी नहीं है। आज भी दिल्ली में मेहरौली में लोहे का एक पिलर खड़ा है, आज के वैज्ञानिक भी इतनी प्योरिटी का लोहा नहीं बना पाए हैं, इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी। तो भारत विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहा है, और भारत कभी भी गरीब नहीं था। भारत में खुद अंग्रेजों के आने तक, 17वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों के सर्वे ये कहते हैं कि भारत के हर गांव में कम से कम एक पाठशाला थी। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी, और जहां हर गरीब और अमीर को शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों से आने से पहले भारत में साक्षरता की दर 75% से अधिक थी, कोई अनपढ़ व्यक्ति मिलता नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आक्रमण के बाद भारत की साक्षरता की दर बहुत गिर गई। अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था लगाई, उस शिक्षा व्यवस्था का केवल एक ही उद्देश्य थे कि भारत के अंदर सेना के बड़े अधिकारी अंग्रेज रहें, कलेक्टर अंग्रेज रहें, जज अंग्रेज रहें, शासन करने वाले अंग्रेज रहें, और नीचे उनको ऐसे क्लर्क चाहिए जो उनके शासन को चलाने में उनकी मदद करें। तो लॉर्ड कहना तो उसको पाप होगा, विलियम बेंटिंग मैकाले, उसने इतना बड़ा पाप किया। उसने 1835 में जब भारत का सर्वे किया तो उसने कहा कि भारत की सभ्यता संस्कृति इतनी महान है, मैं भारत के एक एक गांव में घूमा हूं और भारत में मुझे कोई गरीब नहीं मिला। भारत के अंदर संस्कृति इतनी आत्मनिर्भर है, इतना स्वावलंबन है कि हम जब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, भारत को जीत नहीं सकते। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने मैकाले के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, गुरुकुलों को खत्म किया। तो कई बार हमें यह लगता है कि यह शिक्षा व्यवस्था भारत में थी क्या? भारत वाकई में इतना अमीर था? तो आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी का षड्यंत्र किया, वो कहता है कि अकेले बंगाल में इतनी दौलत है कि उसके 1 साल के कर से ब्रिटेन का खजाना भर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड बताते हैं कि अंग्रेज केवल यहां से कपड़े और मसाले नहीं लेकर गए, बल्कि सोना चांदी लेकर गए। अब ये सोना चांदी किस प्रकार से लेकर गए? अभी कुछ साल पहले एक खबर आई कि अटलांटिक महासागर में एक जहाज डूबा हुआ है। 1942 में जब ब्रिटेन और जर्मनी का युद्ध हुआ तो उस समय एक जहाज कलकत्ता के बंदरगाह से चला, उसको आयरलैंड जाना था ब्रिटेन के अंदर, और आयरलैंड जाते हुए रास्ते में
जर्मनी को पता लग गया कि चांदी से की 200 टन चांदी लेकर ये जहाज ब्रिटेन में जा रहा है और युद्ध में इसका प्रयोग होगा, तो जर्मनी ने अपने तारपीड़ों से उस जहाज को डुबो दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जहाज डूबा हुआ था। अभी टेक्निक इतनी उन्नत हुई कि फ्लोरिडा की एक कंपनी ने ये ऑफर किया कि हम इस जहाज को निकाल सकते हैं। तो फ्लोरिडा की उस कंपनी ने समुद्र में डूबे हुए उस जहाज को निकाला, और उस जहाज को जब निकाला तो उस जहाज के अंदर से 219 टन 2,19,000 किलो चांदी निकली, जिसकी आज की अगर वैल्यू की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए होती है। तो जब इतनी चांदी एक जहाज से निकल सकती है, और वो जहाज कब गया? 1942 में, जब अंग्रेजों ने भारत का अधिकतर सोना चांदी लूट लिया था। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा भारत कितना अमीर रहा होगा। 16वीं शताब्दी तक भारत की जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय 1305 पाउंड थी, जबकि ब्रिटेन की 1137 पाउंड थी, अमेरिका की 897 थी और चीन की 940 थी। 15वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया की आमदनी में भारत की हिस्सेदारी 24% थी, जो यूरोप से बहुत ज्यादा थी। 1830 तक भारत का जो औद्योगिक उत्पादन था वो 17.6% था, और ब्रिटेन का कुल औद्योगिक उत्पादन 9.5% था। 19वीं शताब्दी में 1830 के बाद 70 सालों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ा आप देखिए कि 19वीं शताब्दी में भारत का औद्योगिक उत्पादन पूरी दुनिया में 1.7% रह गया, और ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 18.6% हो गया। पहली से लेकर 17वीं शताब्दी तक एक पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, एंगस मैडिसन। वो एंगस मैडिसन ये कहते हैं कि पूरी दुनिया कि 2000 सालों की उन्होंने जीडीपी के आंकड़े निकाले, तो वो कहते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक भारत का पूरी दुनिया की जीडीपी में 24 से लेकर 27% तक योगदान रहा था। 17वीं शताब्दी तक भी एंगस मैडिसन ये कहते हैं कि भारत का पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% का योगदान था। और ये 17वीं शताब्दी तक आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे ऊपर ईरानियों के, अफगानियों के, दुर्रानियों के, सभी के आक्रमण हो चुके थे। इनके आक्रमण के बाद भी भारत कितना अमीर था। अंग्रेजों के समय में हम यदि औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो 1650 से लेकर 17वीं शताब्दी तक भी भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए, जहांगीर ने, शाहजहां ने कितने अत्याचार किए, उसके बाद भी भारत जीडीपी का 1/4 हिस्से में भागीदारी करता था। ब्रिटेन का एक इतिहासकार हुआ है जेम्स टोड, वो लिखता है कि भारत कितना अमीर था। भारत की अमीरी केवल अमीर लोगों तक नहीं थी। वो लिखते हैं कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके गले में सोने की चेन होती है, उसके कानों में कुंडल होते हैं और उसके अंदर जेवर होते हैं। वो जेम्स टाड लिखता है, और जेम्स टाड के साथ साथ दूसरे अंग्रेज अधिकारी थॉमस मुनरो लिखते हैं कि यूरोप के अंदर सोना चांदी केवल अमीर व्यक्ति पहनते हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पर सोना चांदी भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पहनता है। भारत कितना अमीर था इसका कई बार हमें अंदाजा नहीं होता। एक लाइव एग्जांपल अगर हम देखें तो आज भी भारत के केरल के अंदर पद्मनाभन नाम से एक मंदिर है। उस पद्मनाभन मंदिर में 6 तहखाने हैं। उस 6 तहखानों में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके सोने चांदी की गिनती किए जाए, तो पद्मनाभन मंदिर के कुछ तहखानों को खोला गया और कुछ तहखानों को खोलकर जो भारत की कैग ने उसकी गणना की, तो कैग ने गणना की तो यह पाया कि उस पद्मनाभन मंदिर में 2000 सालों की लूट के बाद भी भारत के बचे हुए एक मंदिर में जो कुछ तहखाने गिने गए उसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अकेला 1300 टन से ज्यादा का सोना है, और पद्मनाभन मंदिर के कुछ तहखाने तो खोले नहीं गए। और उस सोने की यदि एंटीक वैल्यू की बात करें तो वो एंटीक वैल्यू कितने लाख करोड़ की होगी इसका अंदाजा हम आज भी नहीं लगा सकते। तो अगर आज पद्मनाभन मंदिर के अंदर कई लाख करोड़ रुपए का सोना हो सकता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत के जब 7 लाख गांवों में, हर गांव में मंदिर थे, तो वहां पर कितना सोना चांदी रहा होगा। आज भी पूरी दुनिया के गोल्ड का यदि हम डाटा देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि किस प्रकार से भारत अमीर रहा होगा। आज अमेरिका के पास 8000 टन सोना है, जर्मनी के पास 3300 टन सोना है, इटली के पास 2450 टन सोना है, रूस के पास 1900 टन सोना है। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास केवल 760 टन सोना है।
और जबकि भारत के घरों में जो सामान्य घर हैं उनके अंदर 22,500 टन सोना है, जो 5 अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस जैसे देशों को मिला दे तो उन 5 देशों के गोल्ड रिजर्व से ज्यादा गोल्ड हमारे देश की माताओं और बहनों के पास है। आज भी भारत गोल्ड रिजर्व की दृष्टि से सबसे अमीर देश है। मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में घूमने के लिए गया तो गुजरात में समुद्र के तट पर सोमनाथ के पास एक माता नारियल पानी बेच रही थी। जब माता के कुंडल देखे तो माता के केवल कुंडल 6-7 तोले के थे। नाक में जो नथ पहनी हुई वो 1.5-2 तोले की थी। उसकी जो चेन थी वो 8-10 तोले की थी। तो मैंने जब माता से पूछा कि ये सोना आपने कहां से खरीदा, आप तो सामान्य परिवार की लगती हैं, नारियल बेचती हैं, तो उसने कहा कि ये सोना मुझे मेरी सास ने दिया, मेरी सास को उसकी सास ने दिया और पीढ़ियों से हमारे पास ये सोना है। अभी तो मैंने कम पहना है। हमारे घर में जो एक सामान्य परिवार की महिला है वो कहती है कि कम से कम 1.5 से 2 किलो सोना पीढ़ियों से हमें हैंडओवर होता हुआ आ रहा है। तो भारत इतना अमीर रहा है। आज भी भारत के अकेले तिरुपति मंदिर में हर महीने 100 किलो से ज्यादा सोना आता है। तिरुपति मंदिर के पास 300 टन से ज्यादा सोना रखा हुआ है। भारत के अंदर इतनी अमीरी होती थी कि भारत के अंदर ऐसे जगत सेठ होते थे जो पूरी दुनिया में अपनी हुंडी से व्यापार करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब आक्रमण कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जब युद्ध की जरूरत होती थी तो भारत के जगत सेठों से वो लोन लेने का काम करती थी। भारत इतना अमीर था। भारत को अगर दोबारा अमीर बनाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो तरीका है भारत को दोबारा से स्वदेशी के रास्ते पर ले जाकर स्वावलंबी बनाना। अगर एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो कपड़ा बनता था उसके बुनकरों के अंगूठे काट सकती है, भारत के घर घर में जो हथकरघों के साथ जो कपड़े का प्रोडक्शन होता था उसको नष्ट कर सकती है, नील की खेती के नाम पर बिहार के किसानों के ऊपर अत्याचार कर सकती है, करोड़ों किसानों को भूखा मारा, करोड़ों बुनकरों को भूखा मारा, अफीम की खेती के नाम पर चीन को अफीमची बनाना था तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमारे किसानों से खेती करवाई, उनकी माताओं बहनों के साथ, हमारे किसानों की माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया। असम में, नॉर्थ ईस्ट में, दार्जिलिंग से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेजों ने चाय चीन को बेचने के लिए, अमेरिका में चाय बेचने के लिए, यूरोप में चाय बेचने के लिए चाय की जबरदस्ती खेती करवाई। चाय की खेती के नाम पर असम के बगानों में करोड़ों किसानों को बंधुआ बनाया गया, उनको मजदूर बनाया गया, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर की गई। तो भारत को सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की कृषि व्यवस्था को, भारत की न्याय व्यवस्था को, भारत के स्वास्थ्य की व्यवस्था को, जिस देश में योग आयुर्वेद जैसे ग्रंथ थे, जिस देश में चरक सुश्रुत हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सर्जरी दी, उस भारत में भारत की आयुर्वेद की परंपरा को तोड़ने का पाप इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन अंग्रेजों ने, इन विशेष विदेशी शासन करने वालों ने कहा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी विदेशी कंपनी तलवार और तीर लेकर आती थी, बंदूक लेकर आती थी, तोप लेकर आती थी, भाले लेकर आती थी। आज जो कंपनी आ रही है वो बंदूक, तोप और तलवार लेकर नहीं आ रही। आज कोई राजनीतिक गुलामी नहीं होती। आज जो कंपनी आ रही हैं वो सेना लेकर नहीं आती, लेकिन आज जो कंपनियां आ रही हैं वो टेक्नोलॉजी के नाम पर, आक्रामकता के नाम पर, भोगवाद के नाम पर, बाजारवाद के नाम पर किसी भी देश के तंत्र को बंधक बनाकर उसको मानसिक गुलाम बनाने का, आर्थिक गुलाम बनाने का काम करती है। आज भारत के अंदर 12,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं। इन विदेशी कंपनियों से यदि भारत को बचाना है तो हमें स्वदेशी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और स्वदेशी का रास्ता वही है जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज सबको बताते हैं। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कंपनी आई, उसके बाद कंपनियां किस प्रकार से लूटती हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। एक कंपनी 1937 में आई, केवल 1.5 लाख रुपए लेकर, 1.5 लाख रुपए लेकर, 1,500 करोड़ रुपए लेकर नहीं, 1,500 लाख करोड़ रुपए लेकर नहीं, केवल 1.5 लाख रुपए लेकर कोलगेट नाम की कंपनी 1937 में आई और 2021 में यह लगभग 4,000 करोड़ का कारोबार करती थी। 2022 में इसका 22-23 में 5,000 करोड़ का कारोबार करती है और आज 5,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करती है। सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम कोलगेट नाम की एक कंपनी करती है जो केवल 1.5 लाख रुपए लेकर आई। इसी प्रकार से हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम की एक कंपनी 1933 में केवल 24 लाख रुपए लेकर आई। अब ये 24 लाख बोलते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 24 लाख रुपए लेकर आने वाली आज कंपनी अपने देश के लोगों को जहर खिलाती है, मिलावट करती है, भोगवाद, बाजारवाद में फंसाती है। ये जो विदेशी कंपनियां हैं इनके ऊपर लगातार कई बार बैन लगते हैं। मैगी से लेकर
जॉनसन एंड जॉनसन से लेकर नेस्ले से लेकर कई बार कोर्ट ने इनको फटकारा है। तो ये कंपनियां आज एक केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 1933 में 24 लाख रुपए लेकर आई थी, आज वो 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भारत में करती है। इसी प्रकार से बाटा कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, फिलिप्स कंपनी, ये सब कुछ कुछ लाख रुपए लेकर आई और कुछ कुछ लाख रुपए लेकर आकर ये भारत में लाखों करोड़ का कारोबार करती हैं। भारत को व्यापार के नाम पर भोगवाद, बाजारवाद का शिकार बनाती है और हमारे देश का, जो हमारे देश के लोगों की मेहनत की कमाई है, उसको लूटने का काम करती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभियान चलाया है कि हमें यदि अपने देश को बचाना है तो हमें स्वदेशी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमें अपने देश को बचाना है तो हम अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक बड़ा दर्शन दिया है। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि हम भारत के चित्त मानस को बदलने का काम करेंगे। भारत का जो आत्मगौरव और स्वाभिमान खो गया है उसको जगाने का काम करेंगे। 1750 तक पूरी दुनिया के कपड़े के निर्यात में भारत की भागीदारी 25% थी और 1850 में जब अंग्रेजों ने भारत के कपड़े के सामने जब देखा कि हमारी मिलों का कपड़ा नहीं बिक सकता, तो वो भागीदारी षड्यंत्र करके केवल 2% कर दी। आप देखिए किस प्रकार से ढाका से लेकर, मुर्शिदाबाद से लेकर, बनारस से लेकर, तंजौर से लेकर कितने हमारे ऐसे कारोबार के, व्यापार के तंत्र को उजाड़ने का काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों का खुद एक अधिकारी ये लिखता है कि वो कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी तेजी से किसी नगर को उजड़ते हुए नहीं देखा। ये ढाका, बनारस, ये नगर इस प्रकार से उजड़े हैं जहां पहले कभी हथकरघे चलते थे वो आज वीरान पड़े हैं। जिन गलियों में रंग बिरंगे कपड़ों का सौदा होता था आज भूखमरी की चीखें सुनाई देती हैं। तो ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें दोबारा यदि लाना है, हमारे देश के अंदर यदि आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे विद्वान पैदा करने हैं, जिस भारत ने पूरी दुनिया को विज्ञान और टेक्नोलॉजी दी, पूरी दुनिया को गणित दिया, पूरी दुनिया को विज्ञान दिया, पूरी दुनिया को सिद्धांत दिए, उस भारत का गौरव यदि हमें लौटाना है तो उसका रास्ता केवल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया है जो भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाएगा, दोबारा से स्वावलंबी बनाएगा। और आज 14 अगस्त को हम 24 अगस्त को हम यह संकल्प करें कि जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटने का काम किया है, हम अपने दैनिक जीवन में यह संकल्प करें कि अपने जीवन में हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। यदि हम स्वदेशी का पालन करते हैं तो हमारा भारत दोबारा से वैसे ही स्वावलंबी भारत बन जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस अभियान से आप सब जुड़ें, भारतीय शिक्षा बोर्ड से विद्यालयों को जोड़ें, अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ें, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए विद्यालय में पढ़ाने का काम करें। और जब हम ये कार्य करेंगे तो हमारा भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय।